हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप लोग चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नंबर 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, और ये जो टॉपिक चल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप लोग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की आगे चलकर प्रिपरेशन करेंगे, या आगे चलकर आप लोग सीएसआर नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके बेसिक्स कवर होने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन वीडियोस के माध्यम से आपके बेसिक्स कवर हो रहे हैं, साथ में आपके बीएससी के कॉन्सेप्ट भी तैयार हो रहे हैं। इसके लिए आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में, राइट। सो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको लिखना है, सबसे पहले तो समझना है, उसके बाद आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, उनकी जो मूवमेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेट मी रिपीट अगेन, ध्यान से एक बार सुनना है आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उनकी जो मूवमेंट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। अर्थात जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूवमेंट करते हैं। अब जैसे सपोज करो किसी एक डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या कम है और किसी दूसरे डब्बे में मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है। यदि कम संख्या वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा संख्या वाले मॉलिक्यूल के डब्बे में जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। उस स्ट्रगल में ही हम कहते हैं कि एनर्जी वेस्ट होती है, राइट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगर आप विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। अतः एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल या आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन की यह क्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये है हमारा स्लोप, ये कोई पहाड़ी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई है पहाड़ी। अब सपोज करो कि अगर यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। अगर इस पत्थर को यहाँ से यहाँ तक ले जाना होगा, हमें यहाँ पर रखना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई आदमी आएगा, इसको पुश करेगा, या किसी मशीन से इसको एनर्जी लगा करके तब यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन सपोज करो ये पत्थर ऑलरेडी यहाँ पर हो और इसको यहाँ लाना हो, तो क्या आपको एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं। ये पत्थर जो है इस ढलान की मदद से, यानी इस यहाँ पर पैसिवली काम करेगा और ये वहीं पर आकर के रुक जाएगा। यानी यहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन इसे ऊपर ले जाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही डिफरेंस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में भी होता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को निम्नलिखित एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझा जा सकता है। वृक्क से पृथक की हुई वृक्क नलिकाओं को फिनोल रेड के विलयन में डुबोकर रखने पर देखा गया है कि कुछ समय बाद कोशिकाओं में से पारित होकर के जो रंजक है वो नलिकाओं के ल्यूमन में एकत्रित हो जाता है, और कुछ समय बाद नलिकाओं के ल्यूमन में रंजक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नलिकाओं के चारों ओर माध्यम से कहीं अधिक हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो रंजक, जो डाई है, वो कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर प्रवाहित हुआ, राइट। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में उसका मूवमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। यहाँ पर मूवमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये काम होता है। इसीलिए यहाँ पर एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म के माध्यम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझाया गया है, कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है इसका नाम है कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा।
अनुमान है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रिया से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित कैरियर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर के कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल प्रोटीन, लिपिड या एंजाइम के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम आयन मैग्नीशियम प्लस एक्टिवेटेड एटीपीज के साथ एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा इंटरस्टिशियल लिक्विड में से ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी ओर अर्थात कोशिका के अंदर पहुंचने पर मुक्त कर दिए जाते हैं। अतः Mg प्लस एक्टिवेटेड एटीपीएस कैरियर मॉलिक्यूल का कार्य करता है। इस डायग्राम से भी आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होने पर सोडियम आयंस के ग्रहण करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रदर्शन, जैसे कि यहाँ पर आप लोग सिंपली देखेंगे पोटेशियम आयन, ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये सेल का एक्सटीरियर पार्ट है और ये सेल का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, यानी अंदर वाला पार्ट, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है, इस पर सोडियम आयन है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस कैरियर के थ्रू, ये सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये कैरियर, अब ये आकर के मिल जाएंगे और जैसा कि हमने देखा था ये जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसने क्या बनाया, कैरियर ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपको पता है कि बायोलॉजिकल करेंसी होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट यहाँ पर चला जाएगा तो एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में और ये जो मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर रिलीज हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि कैसे आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है कैरियर के द्वारा। इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रणाली के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों ओर, यानी कि सेल के इनसाइड में भी और आउटसाइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ स्पेसिफिक आयंस, जो विशिष्ट आयन होते हैं, उनकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बनी रहती है। परिवाहक में वाहक के साथ उपापचयी परिवर्तन होते हैं। स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो वाहक होता है, जो कैरियर होता है, उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेज और जो ट्रांसपोर्टेंट होता है, जिसे हम परिवाहक हिंदी में कहते हैं, उसे कहा जाता है परमिएज। कुछ एंजाइम भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, शर्करा, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स तथा कुछ मेटाबोलाइट्स सोडियम प्लस, के प्लस और Cl माइनस आयनों के लिए वाहक का कार्य करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रिवॉल्विंग डोर मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको लिखना है, इस क्रियाविधि यानी इस मैकेनिज्म का मोनार्ड, कोहेन तथा रिकेनबर्ग ने ई कोलाई बैक्टीरिया में वर्णन किया था। ई कोलाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से लैक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन के समय कैरियर प्रोटीन्स में बाहर की ओर एक खांच बन जाती है। लेट मी रिपीट अगेन, ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से लैक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन के समय कैरियर प्रोटीन्स में बाहर की ओर एक खांच बनती है और ट्रांसपोर्ट होने वाले जो मॉलिक्यूल है वो इस खांच में फिट हो जाते हैं और खांच में पदार्थ के मॉलिक्यूल प्रवेश करने पर कैरियर प्रोटीन की जो आकृति है वो बदल जाती है तथा अब ये जो खांच है वो इस प्रकार घूमता है कि बाहर की ओर स्थित जो खांचा होता है वो अंदर की ओर आ जाता है और पदार्थ जो होता है वो साइटोप्लाज्म में घुल जाता है तथा प्रोटीन पुनः घूमकर उसी स्थिति में आ जाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सजीव प्रणालियों में एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन या एक निश्चित परासरण दाब बनाए रखने का काम करती है। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन में क्या अंतर है, या कई बार पूछा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो कम से कम आपको शॉर्ट में अगर आंसर देना है तो 4 से 5 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, तो इसके बारे में आपको समझना है और लिखना है। ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट, इसमें मेटाबोलाइट्स हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यही होता है, राइट। इसमें भी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनके अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है या मूवमेंट होता है। इसमें कोई कैरियर भाग नहीं लेता है। सिंपल डिफ्यूजन में अगर देखा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कैरियर प्रोटीन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल मेटाबोलाइट्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अंदर लेकर के कोशिका में मुक्त कर देता है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करता है। सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कैरियर प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन की नंबर 3rd पॉइंट, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी से हमें एनर्जी मिल जाता है। अगर हम बात करें नंबर 4 पॉइंट की, तो लिपिड स्तर में जो लिपिड का लेयर होता है उसमें मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें भी प्रोटीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। नंबर 5 पॉइंट, मेम्ब्रेन प्रोटीन का कोई कार्य नहीं होता है सिंपल डिफ्यूजन में, और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है यह कैरियर तथा चैनल प्रोटीन्स के बिना नहीं हो सकता है। और ये जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें विशेष प्रकार की कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन डिफरेंस देख लिए हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच, राइट। फाइनली स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या फिर कई बार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, यूजेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या यूज है, तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे सिंपल तथा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर पारित होता है, उसकी तरफ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में पदार्थों का आगमन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ही संभव है और इसीलिए इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। बहुत सी क्रियाओं में पदार्थ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध कोशिका में पारित होते हैं तथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कोशिकाओं के लिए अति आवश्यक है। भले ही इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है लेकिन ये हमारे कोशिकाओं के लिए, एक जीव शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 1 पॉइंट आपको लिखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा विभिन्न पदार्थों का अवशोषण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से मुक्त कॉन्सेंट्रेशन के विपरीत दिशा में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मूत्र नलिकाओं में फिल्ट्रेट से ग्लूकोज का अवशोषण कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की विपरीत दिशा में होता है। इंटेस्टाइन की दीवार की कोशिकाओं द्वारा मोनोसेक्राइड्स का अवशोषण भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। नंबर 2 पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर व भीतर की ओर सोडियम पोटेशियम आयनों के असमान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को बनाए रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप स्थापित रखा जाता है। इसकी हेल्प से न्यूरिलेमा पोलर स्टेज में ध्रुवित अवस्था में रहती है और इसमें से होकर के नर्व इंपल्स प्रभावित होता है। इसके द्वारा ब्लड के अंदर सोडियम प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन के निश्चित स्तर को बनाए रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।